दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद के पास एक भयानक हवाई दुर्घटना हुई है। 242 यात्री सवार थे और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा। इनफैक्ट जहां पे ये क्रैश हुआ है, जहां पे हवाई जहाज गिरा है, वहां पे मेडिकल डॉक्टर्स का हॉस्टल भी था। जिस तरह से वहां बिल्डिंगें जल रही हैं, कुछ लोगों की मौत की खबर वहां से भी आ सकती है और काफी कुछ नुकसान भी हो सकता है। वास्तव में बहुत ही दुखद दुर्घटना है ये। सबसे पहले जितने लोग मारे गए, उनके परिवारजनों, उनके वेल विशर्स और समस्त देशवासियों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जिस हवाई जहाज की दुर्घटना हुई उसके बारे में हम जानते हैं। उसका नाम है ड्रीम लाइनर। ये बहुत ही, अगर मैं कहूं कि कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट है। मैंने इसमें कई बार यात्रा करी है। सबसे लंबी यात्रा मैंने दिल्ली से वॉशिंगटन नॉन स्टॉप फ्लाइट में करी और पिछले 2 हफ्ते पहले ही, पिछले महीने ही, मैं जब वियतनाम से आया था तो ड्रीम लाइनर में ही वापस आया था। बहुत ही कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके बारे में कुछ खास चीजें हैं जो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये एक्सीडेंट क्यों यूनिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस दुर्घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके ग्रुप में भी लोगों को मिल जाए। साइंटिफिक डिटेल, क्रैश क्यों हुआ, उसकी जो तकनीकी कारण है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, लेकिन ये ड्रीम लाइनर का एक्सीडेंट क्यों यूनिक है, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ड्रीम लाइनर नाम कैसे पड़ा। 2003 में बोइंग ने जब इस प्लेन को डिजाइन किया था तो इन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन वोटिंग कराई थी और अलग अलग नाम बताए गए थे कि आप इसमें बताइए कि इस एयरक्राफ्ट का क्या नाम रखा जाना चाहिए। ये बात जब हुई थी तब पब्लिक ने, करीब 5 लाख लोगों ने वोट किया था कि इसका नाम, इस हवाई जहाज का नाम ड्रीम लाइनर होना चाहिए। कंपनी कुछ और रखना चाहती थी, ई लाइनर, कोई बोल रहा था ग्लोबल वॉयजर, अलग अलग नाम थे। लेकिन पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि एक मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू ये काम कराया गया था कि लोगों को बोइंग के बारे में अट्रैक्शन हो, और आपको पता है कि कमर्शियल वर्ल्ड में बहुत तरह के गिमिक्स होते हैं, तो ये नाम कैसे रखा जाए, इसकी पब्लिक वोटिंग हुई थी। तब इसका नाम रखा गया था ड्रीम लाइनर। अब इसको ड्रीम लाइनर क्यों रखा गया था, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सबसे पहले ये बोइंग ने प्रयास किया था कि इसको एक फ्यूल एफिशिएंट और नो नॉइस एयरक्राफ्ट बनाना है। करीब 20 से 25% जो ये फ्यूल कम खाता है, इसीलिए इतना प्रेफर किया गया लॉन्ग जर्नी के लिए। कंफर्टेबल है। इसकी खासकर खिड़कियां मुझे बहुत पसंद आती थी कि जब आप फ्लाई में जा रहे हैं, दोपहर का समय है, जब आप बादलों के ऊपर होते हो तो धूप बहुत तेज होती है, अपने आप खिड़कियां इसकी डार्क हो जाती थी ताकि अंदर लोग कंफर्टेबल रहें। बाहर से एक तो बहुत तेज रोशनी आती है और दूसरा अंदर एयरक्राफ्ट भी गर्म हो जाता था। लेकिन बाकी एयरक्राफ्ट्स में क्या होता है कि आपको विंडो नीचे करनी पड़ती है। इसको विंडो नीचे नहीं करनी पड़ती, इसके जो ग्लासेस हैं, जो कांच हैं विंडो के, वो अपने आप डार्क हो जाते थे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी और जो मुझे बड़ा पसंद आया इस एयरक्राफ्ट में। सीटें कंफर्टेबल थी और ओवरऑल एयरक्राफ्ट बड़ा स्मूथ था, शोर नहीं होता था, अंदर आवाज नहीं आती थी, क्योंकि इसको 50% जो था वो कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनाया गया था। वेट कम किया गया, इसलिए इसकी रेंज और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। और एयर डायनामिक्स के लिए अगर आप इसके विंग्स को देखें तो ये रेक्ट विंग टिप्स थे, मतलब स्मूथ सरफेसेस थे और आसानी से टेक ऑफ होता था, झटके नहीं लगते थे। बाकी टेक्निकलिटीज की अगर हम बात करें तो जो प्रेशर फील होता है, कानों में जो दिक्कत आती थी प्रेशर चेंज होने से, वो कभी भी आपको ड्रीम लाइनर में नहीं आती। कभी कभी जो कानों के पर्दों में दर्द होता है, इस एयरक्राफ्ट में नहीं होता था, क्योंकि इसका जो प्रेशर सिस्टम था वो 8000 फीट की जगह 6000 फीट के एल्टीट्यूड पर इसको प्रेशराइज कर दिया जाता था ताकि जो सडन इम्पैक्ट है वो ना हो। ओवरऑल काफी कंफर्टेबल था और जैसा मैंने कहा कि विंडोज इसकी अपने आप शेड चेंज करती थी, तो इसीलिए विंडो का साइज भी इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया था, जिससे आप बाहर का व्यू काफी अच्छा देख सकते थे। ये तो थी अबाउट एयरक्राफ्ट। लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, ये जो एक्सीडेंट हुआ ये काफी
यूनिक है क्योंकि फुल हल जब डैमेज होता है, मतलब हल डैमेज एयरक्राफ्ट, हल का मतलब जो पूरा एयरक्राफ्ट है जिसको आप रिपेयर करके दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते, ये दुनिया में पहला एक्सीडेंट हुआ है ड्रीम लाइनर का। अभी 2011 के आसपास अगर हम देखें, काफी समय से एयरलाइंस में काम आ रहा है, लेकिन फुल हल एक्सीडेंट जिसमें कि हवाई जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और किसी भी तरीके से आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। इसीलिए खासकर ड्रीम लाइनर की मैं बात कर रहा हूं, बाकी और भी हवाई जहाज हुए लेकिन फुल हल डैमेज बहुत कम होता है। जितने एक्सीडेंट हुए होंगे मुश्किल से 20-25 ऐसे एक्सीडेंट होंगे जहां पे फुल हल डैमेज होता है। सैकड़ों एक्सीडेंट हुए होंगे एयरलाइंस के, कभी आपके व्हील खराब हो गए होंगे, कहीं पे कोई और डैमेज हो गया होगा, आग लग गई होगी, लेकिन फुल हल डैमेज बहुत कम होता है और ड्रीम लाइनर में पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ है, इसीलिए ये यूनिक एक्सीडेंट है। इसके अलावा जब हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी कंपनी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो बोइंग कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिक्स या एवियोनिक्स कंपनी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने सैकड़ों हजारों हवाई जहाज आज तक बनाए हैं और अक्सर आपको लगता होगा कि हवाई जहाज इतना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और एक, अगर मैं कहूं कि एक वास्तव में एक यूनिक इंजीनियरिंग है कि हजारों टन का वजन लेकर एक चीज हवा में उड़ रही है और समुद्र पार कर रही है, एकदम सेफ आपको लैंड कराती है। एक्सीडेंट होते ही हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जितने हवाई एक्सीडेंट होते हैं, एयर ट्रैवल इज मच सेफर देन रोड ट्रैवल, क्योंकि जो सड़कों पे मौतें होती हैं उससे बहुत कम मौतें होती हैं एयर एक्सीडेंट्स में। इसीलिए एयर ट्रैवल इज ऑलवेज सेफर देन रोड ट्रैवल, ये अक्सर कहा जाता है और ये फैक्ट भी है। इतने सेफ्टी फीचर्स होते हैं, लेकिन इतनी सब टेक्नोलॉजी होने के बाद भी दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोइंग कंपनी जो ये एयरक्राफ्ट बनाती है पिछले 6 साल से लगातार घाटे में है। उसका कारण ये है कि 2 एक्सीडेंट ऐसे हुए थे जिसके कारण इनके जो बाकी एयरक्राफ्ट थे उनको ग्राउंड करा दिया गया था। उनको जब ग्राउंड करा दिया गया था तो बहुत सारे चैलेंजेस इस कंपनी के ऊपर आ गए थे और इनको हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत जो थी, क्योंकि जब वो हवाई जहाज ग्राउंड हो गए तो बाकी इनके जो ऑर्डर आने थे, जो कंपनियों को इनको सप्लाई देनी थी, वो रुक गई। फिर कोविड आ गया, कोविड के कारण सप्लाई रुक गई, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई, तो बैकलॉग चलता रहा। आज स्थिति ये है कि 2018 के बाद से अभी तक बोइंग ने कोई मुनाफा नहीं कमाया है और अब जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद जो इनका स्टार और जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट बोलते हैं ड्रीम लाइनर, अब इस पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या ये वास्तव में सेफ है। इससे पहले जो 2 एक्सीडेंट हुए थे वो भी इसी तरह से टेक ऑफ के 5-6 मिनट के अंदर हुए थे और इस बार भी अगर आप देखें नक्शे पे, गूगल पे मैं ये देख रहा था कि टेक ऑफ के 2 किलोमीटर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज था अहमदाबाद में, वो 2 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, उसमें जाके ये गिरा है। इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर के अंदर ही टेक ऑफ के बाद इसकी जो पावर है, इसके जो इंजन है या जो भी सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया और ये जाके क्रैश किया। ये बात एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जब आप टेक ऑफ करते हैं तो उस समय सारी इंजीनियरिंग मेंटेनेंस देखी जाती है, पूरा डिटेल्ड शेड्यूल होता है कैप्टन और मेंटेनेंस क्रू के बीच में, जिसको आप कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हर पॉइंट को चेक किया जाता है, 2 पायलट होते हैं, दोनों उसको चेक करते हैं। क्रू मेंटेनेंस जो होती है, ग्राउंड पे क्रू होता है मेंटेनेंस क्रू, वो उसको चेक करता है। सारी चीजें चेक होती हैं। उसके बाद टेक ऑफ से पहले भी, रनवे में टेक ऑफ से पहले भी सारे पैरामीटर्स एटीसी के साथ क्रॉस चेक किए जाते हैं और उसके बाद फिर टेक ऑफ होता है। ये सब होने के बाद और 2 किलोमीटर के अंदर अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो वास्तव में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर है। अब बोइंग के लिए एक सिरदर्दी और हो गई है। तो 2024-25 के अंदर ये करीब उम्मीद कर रहे थे कि करीब इनका $80 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू होगा। इनकम नेगेटिव। अभी तक जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, इस बात को समझिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बोइंग का -2 से मात्र 1% है पिछले कई सालों में। कारण प्रोडक्शन डिलेज, बाकी जो इश्यूज आए हैं प्रोडक्शन रिलेटेड, जैसे अभी एक और आ गया, अब दोबारा इस पे इश्यू खड़े हो जाएंगे, तो इनके लिए मुसीबतों के दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक बात है
फ्री कैश फ्लो, करीब 4 बिलियन के आसपास इनके पास फ्री कैश फ्लो है जो ये अरेंज करते हैं अपने काम करने के लिए, और करीब $520 बिलियन के ऑर्डर इनके पास है। $520 बिलियन का मतलब है कि अगर ऑन एन एवरेज अगर ये 80 बिलियन डॉलर का भी साल में सेल करते हैं तो आप ये समझ लीजिए इनके पास 6 से 7 साल के ऑर्डर ऑलरेडी हैं। ये कंपनी फुल कैपेसिटी पे अगर चले तो इनके पास 5 से 6 साल का काम है, लेकिन ये सप्लाई नहीं दे पा रहे। अब ये ड्रीम लाइनर, जिस तरह से ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक अच्छा एयरक्राफ्ट था, लेकिन जिस तरह से ये क्रैश हुआ और जिस तरह से डैमेज हुआ, ये पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर बढ़ा देगा। बोइंग के लिए बुरी खबर है, एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भारत के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन पे सरकार और क्लोजली देखेगी कि क्या ऐसा हुआ, और बोइंग को भी अब जवाब देना पड़ेगा कि ये जो ड्रीमलाइनर था जिसको आप स्टार प्रोडक्ट बोलते थे, एनुअल मेंटेनेंस जो भी होती थी वो आपकी गाइडेंस में होती थी, फिर ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इनसे जो रिस्क है, जब हम भारत के अंदर एयरलाइंस और एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, अभी हम भारत अपना हवाई जहाज नहीं बना रहा है। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, चाइना ने एक अपनी 2018 में कंपनी बनाई थी हवाई जहाज बनाने की। उन्होंने अपने प्लेन बनाने शुरू किए हैं जो बाकी जैसे हमारे यहाँ इंडिगो यूज करती है उसी तरह का प्लेन, उसी कैपेसिटी का, उसी साइज का प्लेन चाइना ने बनाना शुरू किया है। लेकिन अभी तक उसको इंटरनेशनल ट्रैवल की इजाजत नहीं मिली है बाय सेफ्टी अथॉरिटीज। तो जितने भी वो प्लेन हैं वो सिर्फ अभी चाइना में चल रहे हैं। करीब उन्होंने 1100-1200 वो प्लेन बना लिए हैं। भारत भी अगर एयरलाइंस बिजनेस में आना चाहता है और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कोई पैसेंजर प्लेन बनाना चाहती है तो एक लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उम्मीद है हमारे इंजीनियर्स और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंश्योर करेंगे कि हम एक सस्ता, अच्छा, सुंदर लेकिन सेफ प्लेन भारत के लिए बना सकें और जिसको बाद में आप दुनिया को दे सकते हैं। दोस्तों, इस दुर्घटना के बारे में तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं क्योंकि वास्तव में दुखद है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एयरलाइंस सेफ्टी का रिकॉर्ड भारत में अच्छा है या नहीं है? जो भी आपका अनुभव है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।